नमस्कार, मैं मानसी और आपका स्वागत है हमारे बुलेटिन में। जाने देश भर का हाल इस बुलेटिन से। सबसे पहले बात होगी मध्य प्रदेश के खंडवा में हुए आग के तांडव की। एक मार्च के दौरान लगी ये आग काफी लोगों को घायल कर गई है। फिर बात करेंगे यूजीसी के नए फैसले की जो अंडर ग्रेजुएट छात्रों के लिए लाया है खुशखबरी। फिर बात करेंगे फंगल तूफान की। इसका लैंडफॉल 30 नवंबर की सुबह को अनुमानित है और ये अपने साथ लाएगा तेज हवाएं और बारिश। चेन्नई में ठंड भी की जा रही है महसूस। चौथी खबर में संभल में जामा मस्जिद के सर्वे से जुड़ा मामला, उस पर चर्चा होगी। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई करेंगे। पांचवी खबर में बात करेंगे महायुति के महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पर चल रहे विचार विमर्श की। और छठी खबर होगी बांग्लादेश में चल रहे इस्कॉन प्रीस्ट की गिरफ्तारी की, जिस पर भारत में जारी है प्रतिक्रियाओं का सिलसिला। और साथ में बात करेंगे इस्कॉन के यू टर्न की। फिर बात करेंगे अजमेर शरीफ विवाद की और इसके अलावा बात होगी कुछ अन्य खबरों की। मध्य प्रदेश के खंडवा में 26/11 के आतंकी हमलों की बरसी पर आयोजित मशाल जुलूस के समापन के दौरान एक भीषण हादसा हुआ है। मशालें बुझाते वक्त आग भड़क गई, जिससे 30 से अधिक लोग झुलस गए, जिनमें से 12 की हालत गंभीर है। यह जुलूस राष्ट्रभक्त वीर युवा मंच द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए निकाला गया था और इसमें शहीदों के परिवार के सदस्य, महिलाएं, बच्चे और युवा शामिल थे। हादसा उस समय हुआ जब मशालों को कंटेनर में डालते वक्त कुछ मशालें पलट गई और आग भड़कने लगी। आग तेजी से फैलने से कई लोग झुलस गए और भगदड़ मच गई। घटना के बाद स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित किया और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग के लपटों ने मशालों में मौजूद बुरादे और कपूर को भी काफी हवा दी, जिससे आग और भी ज्यादा भड़क गई। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं, महिलाएं और बच्चे भी घायलों में शामिल हैं। प्रशासन और अस्पताल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और घायलों का इलाज जारी है। यूजीसी और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक नई पहल की घोषणा की है और इस पहल के तहत भारत में अंडर ग्रेजुएट छात्रों को अपने डिग्री प्रोग्राम्स की अवधि को कम करने या बढ़ाने का विकल्प दिया जाएगा। यह सुविधा 2025-26 के एकेडमिक सत्र से शुरू होगी और इस पहल के तहत एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम ADP और एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम EDP की पेशकश की जाएगी। ADP के तहत छात्र 3 या 4 साल की डिग्री को कम समय में पूरा कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को करना ये होगा कि उन्हें एक सेमेस्टर में ज़्यादा क्रेडिट्स अर्न करने होंगे। दूसरी तरफ EDP के तहत छात्र अपनी डिग्री की अवधि को 2 सेमेस्टर तक बढ़ा सकते हैं। इसके तहत छात्रों को सेमेस्टर में कम क्रेडिट्स लेने होंगे। दोनों प्रोग्राम्स में छात्र वही कुल क्रेडिट प्राप्त करेंगे जो एक सामान्य डिग्री में क्रेडिट्स प्राप्त करने होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा कि एक्सीलरेटेड डिग्री प्रोग्राम में वो क्रेडिट कम समय में अर्जित करने होंगे और एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम में वही क्रेडिट्स ज़्यादा समय में आपको अर्जित करने होंगे। यूजीसी ने यह साफ किया है कि इन प्रोग्राम्स के तहत जो डिग्रियां दी जाएंगी उनकी मान्यता सामान्य डिग्री के ही बराबर होगी, चाहे एकेडमिकली आप उनकी मान्यता चेक करें या फिर किसी पेशेवर उद्देश्य से किसी भी प्रोफेशनल नौकरी के लिए इन तीनों डिग्रीज की मान्यता बिल्कुल बराबर होगी। इस पहल का उद्देश्य छात्रों की क्षमताओं और व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर उनके लिए कस्टमाइज्ड लर्निंग टाइमलाइंस, मतलब कि छात्रों की सुविधा के अनुसार जो एक पढ़ाई की अवधि किसी छात्र को अपनी परिस्थितियों के चलते हुए चाहिए, वह अवधि छात्र को उपलब्ध कराना इस पहल का उद्देश्य है। इससे एक लचीली और छात्र केंद्रित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। IMD अधिकारियों का मानना है कि तमिलनाडु के तटीय जिलों की तरफ बढ़ता हुआ फैंगल राज्य के अधिकांश भाग में मध्यम से तेज बारिश लेकर आएगा। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बन रहा यह विक्षोभ और भी गहराने के आसार हैं और तमिलनाडु के साथ साथ आंध्रा, पुडुचेरी और झारखंड में भी इसका असर देखने के लिए मिलेगा। हालांकि झारखंड में इसका असर काफ़ी कम रहेगा, बादल छाए रहेंगे और धुंध भी होने की संभावना है। अरकाइल और महाबलीपुरम के बीच इस तूफान का लैंडफॉल होगा और इसके कारण शुक्रवार को चेन्नई में तेज बारिश हुई है और लोगों ने काफ़ी ठंड भी महसूस की है।
पौंडीचेरी सरकार ने शुक्रवार से 2 दिन के लिए स्कूल्स बंद रखने की घोषणा की है और नेवी ने भी अपना डिजास्टर रिस्पांस प्लान शुरू कर दिया है। इस प्लान के तहत मछुआरों से ताकीद की गई है कि 31 नवंबर तक वह समुद्र से दूर रहें। संभल उत्तर प्रदेश में स्थित शाही जामा मस्जिद विवाद ने देश भर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। मस्जिद प्रबंधन समिति ने अब सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और ट्रायल कोर्ट द्वारा सर्वेक्षण के आदेश को चुनौती दी है। समिति का कहना है कि यह आदेश जल्दबाजी में बिना उन्हें सुने और प्रक्रियात्मक नियमों का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया था। उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया, जो पूजा स्थलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 के अनुसार बनाए रखने का प्रावधान करता है। मामला तब गर्मा गया जब 24 नवंबर को एएसआई सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी और इसमें 4 लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। मस्जिद प्रबंधन ने इस तरह के आदेशों को सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला बताया है और सुप्रीम कोर्ट से इन पर रोक लगाने की अपील की है। याचिका में यह तर्क दिया गया है कि सर्वेक्षण के आदेशों से देश की धर्मनिरपेक्षता और कानून व्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति की गठित की है। इसका नेतृत्व इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा करेंगे और साथ ही 2 पूर्व आईपीएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और अरविंद कुमार जैन उस हिंसा की जांच करने वाली समिति के सदस्य होंगे। समिति हिंसा के कारणों और संभावित पूर्व नियोजन की जांच करेगी और 2 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला ऐतिहासिक पूजा स्थलों के धार्मिक स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता और न्यायिक प्रक्रिया की मर्यादा को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बनेगा। अदालत का फैसला न केवल संभल मस्जिद बल्कि देश भर के अन्य विवादित स्थलों के लिए भी काफी दूरगामी प्रभाव डालने वाला साबित हो सकता है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने मुख्यमंत्री पद पर चर्चा अब काफी तेज कर दी है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पहली पोस्ट इलेक्शन बैठक को अच्छा और सकारात्मक बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद पर अंतिम निर्णय मुंबई में होने वाली अगली बैठक में ले लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार बीजेपी, जो 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है, मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा पेश करेगी और शिवसेना, जिसकी सीटें हैं 57 और एनसीपी, जिसकी सिर्फ 41 सीटें हैं, उनके नेताओं को उप मुख्यमंत्री पद मिल सकता है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी यह कहा है कि महायुति में कोई मतभेद नहीं है और यह निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाएगा। नई सरकार के गठन और सत्ता में जो साझाकरण होगा उस पर विचार के लिए गठबंधन के नेताओं की लगातार बैठकें हो रही हैं और शनिवार को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हमलों और चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी, जो इस्कॉन प्रीस्ट हैं, उनकी गिरफ्तारी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को काफी बढ़ा दिया है। इसी क्रम में ममता बनर्जी ने, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस घटना की निंदा की है और उन्होंने कहा है किसी भी धर्म पर हमला निंदनीय है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है तो इसलिए केंद्र सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए और केंद्र सरकार इस पर जो भी एक्शन लेगी उसमें वह केंद्र सरकार का साथ देंगी। दूसरी तरफ इस्कॉन ने पहले चिन्मय कृष्णदास से दूरी बनाते हुए संगठन से उनके निष्कासन की बात कही थी, लेकिन अब उन्होंने अपने बयान में यू टर्न लेते हुए कहा है कि वह उनके अधिकारों और हिंदू समुदाय की सुरक्षा के लिए उनके शांतिपूर्ण संघर्ष का समर्थन करते हैं। चिन्मय कृष्णदास को बांग्लादेशी झंडे के अपमान और देश की संप्रभुता को ठेस पहुंचाने के आरोपों के बाद गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद चटगांव में हिंसा भड़क उठी और इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इसके बाद बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठी है, लेकिन ढाका के हाईकोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया है। यह मामला न केवल बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल उठाता है बल्कि भारत और बांग्लादेश संबंधों पर भी असर डाल रहा है। यहाँ यह बात गौरतलब है कि बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी, जिसकी खालिदा जिया नेतृत्व करती हैं, उन्होंने मांग की है कि इस्कॉन मामले की जांच बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से की जानी चाहिए। अजमेर शरीफ दरगाह पर हाल ही में उठे विवाद ने भारत में भी धार्मिक और कानूनी बहस को फिर से तूल दे दिया है। राजस्थान की एक अदालत ने हिंदू सेना द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया है और इस याचिका में दावा किया गया है कि अजमेर शरीफ दरगाह
एक शिव मंदिर के ऊपर स्थित है। इस याचिका और इस पर दिए गए नोटिसों ने विभिन्न पक्षों को प्रतिक्रिया देने पर मजबूर किया है और इसमें प्रमुख राजनीतिक और धार्मिक नेता शामिल हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने इस याचिका को लेकर चिंता जताई है और उनका कहना है ऐसे मुकदमे धार्मिक विवादों को बढ़ावा दे सकते हैं और समाज में ध्रुवीकरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने इसे देश की एकता के लिए खतरे के रूप में कहा है। अपनी इस एक्स पोस्ट में महबूबा मुफ्ती ने पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अजमेर शरीफ दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद जैनुल अबिदीन अली खान ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि इस तरह के मुकदमे केवल प्रचार और व्यक्तिगत लाभ के लिए दायर किए जाते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा का उदाहरण दिया जिसमें कई लोग मारे गए हैं और उन्होंने कहा कि ऐसे विवादों से हिंसा और असुरक्षा बढ़ सकती है। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस मामले को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है और उनका कहना है कि यह मामला प्लेस ऑफ वर्शिप अधिनियम 1991 का उल्लंघन करता है। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि 1947 के बाद किसी धार्मिक स्थल की स्थिति को बदला नहीं जा सकता। इस विवाद ने न केवल एक कानूनी मुद्दे को बल्कि भारत की धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक एकता के लिए भी काफी चुनौती पेश की है। सभी पक्षों ने इस मुद्दे को लेकर गंभीर आपत्ति व्यक्त की है और इसे धार्मिक सद्भावना और कानून के उल्लंघन के रूप में देखा है। भारत और कनाडा के राजनयिक संबंधों के बीच चल रहे तनाव के बीच अब एक और नया तनाव शुरू हो गया है। भारतीय काउंसलर अधिकारियों को कनाडाई अधिकारियों द्वारा वैंकूवर स्थित काउंसलेट में ऑडियो और वीडियो सर्विलांस की जानकारी दी गई। भारतीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने पार्लियामेंट को बताया है कि काउंसलर अधिकारियों के प्राइवेट बातें भी इंटरसेप्ट की जा रही है और इस पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारत ने कनाडाई उच्चायोग को 2 नवंबर 2024 को आधिकारिक विरोध का नोट भेजा है और इसमें डिप्लोमेटिक स्टैंडर्ड का वायोलेशन बताया गया है। भारत ने कनाडा से यह भी आग्रह किया है कि वह भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे जिसमें अलगाववादी और उग्रवादी शामिल हैं। कनाडाई अधिकारियों ने हालांकि भारतीय काउंसलर कर्मचारियों को सुरक्षा देने में अपनी असमर्थता जताई है। भारत और कनाडा के रिश्तों में खालिस्तानी आंदोलन और भारतीय डिप्लोमेट्स की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पहले भी तनाव का कारण बने हैं। भारतीय सरकार ने कनाडा से काउंसलर अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और इस निगरानी पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। महाराष्ट्र चुनावों में महाविकास आघाड़ी गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है और अब इस हार के बाद इस गठबंधन में असंतोष के स्वर उभरने लगे हैं। शिवसेना बालासाहब ठाकरे के वरिष्ठ नेता अंबादास दानवे ने कांग्रेस के आत्मविश्वास और सीट बंटवारे के दौरान उनके रवैये को हार के लिए जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस ने 103 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन सिर्फ 16 सीटें जीती, जबकि शिवसेना को 20 सीटें मिली और एनसीपी को 10 सीटें मिली। दानवे का कहना है कि कांग्रेस के आत्मविश्वास और सीट बंटवारे में अड़ियल रवैया गठबंधन के लिए काफी हानिकारक साबित हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता तो परिणाम अलग हो सकते थे। वहीं कांग्रेस ने मतदान प्रतिशत में असामान्य वृद्धि पर सवाल उठाए हैं और चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने आरोप लगाया है कि मतदान प्रतिशत में अचानक वृद्धि से लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। इसके अलावा कुछ कांग्रेस नेताओं ने एमवीए गठबंधन से अलग होने के विचारों को भी व्यक्त किया है, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने यह फैसला अभी हाईकमांड पर छोड़ दिया है। मणिपुर में पिछले 18 महीनों से लगातार चल रही अशांति के कारण अब विरोध के स्वर खुद बीजेपी और आसपास के राज्यों में बीजेपी के सहयोगी या बीजेपी के मुख्यमंत्रियों में भी मुखर होने लगे हैं। और इसी श्रेणी में मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा और मिजो नेशनल फ्रंट ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी नीतियां और प्रशासन मणिपुर में बढ़ती हुई हिंसा को रोकने में बिल्कुल विफल रहे हैं। मणिपुर में 18 महीनों से चल रहे जातीय संघर्ष में कुकी जो समुदाय की स्थिति काफी खराब हो गई है।
लाल दुहोमा ने बीरेन सिंह को मणिपुर और बीजेपी के लिए एक भार करार दिया है और उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू करना बेहतर रहेगा। उन्होंने मणिपुर में सभी मिलिशिया समूहों को निरस्त करने और कुकीजो नेताओं के साथ गंभीर बातचीत की आवश्यकता पर बल दिया है। मणिपुर सरकार ने इन आरोपों को देशद्रोही बताते हुए कहा है कि एमएनएफ भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के खिलाफ है, जो देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। मणिपुर सरकार ने यह चेतावनी भी दी है कि कोई भी प्रयास राज्य को विभाजित करने का उसका कड़ा विरोध किया जाएगा। मिजोरम सरकार ने मणिपुर में हिंसा के बढ़ने के कारण अपने नागरिकों को सतर्क रहने की अपील की है और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का वचन दिया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू को अपनी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू के स्टेज 4 कैंसर से 40 दिन में ठीक होने के दावे को लेकर कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने सिद्धू को एक कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें उनसे अपने दावों का सपोर्ट करने के लिए चिकित्सा के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। सोसाइटी ने कहा है कि या तो वह दस्तावेज प्रस्तुत करें, नहीं तो माफी मांगे या फिर 850 करोड़ रुपए का मुआवजा दें। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि सिद्धू ने कैंसर रोगियों को बिना वैज्ञानिक प्रमाण के उपायों से गुमराह किया है। सिद्धू ने पहले दावा किया था कि उनकी पत्नी की रिकवरी एक पारंपरिक आहार से हुई है, जिसमें नींबू पानी, हल्दी, नीम की पत्तियां और अन्य प्राकृतिक खाद्य पदार्थ शामिल हैं और इसमें एलोपैथी दवाओं का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। ऑन्कोलॉजिस्ट से मिली आलोचना के बाद सिद्धू ने यह स्पष्ट किया कि यह डाइट ट्रेडिशनल चिकित्सा उपचार के साथ साथ डॉक्टरों की सलाह से ली गई थी। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी की रिकवरी में सर्जरी, कीमोथेरेपी और जीवन शैली में बदलाव शामिल था और डाइट इसका सहायक तत्व था। हालांकि टाटा मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर CS प्रमेश सहित अन्य ऑन्कोलॉजिस्ट ने ऐसे उपायों को खारिज किया है और उन्होंने यह चेतावनी दी है कि मरीजों को इस तरह के रास्ते जिनका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है उन्हें अपनाने से बचना चाहिए, क्योंकि कैंसर की रिकवरी के लिए कीमोथेरेपी ही सबसे ज़्यादा प्रभावी उपाय है, जो कि साइंटिफिक रिसर्च द्वारा प्रमाणित भी है। इसके साथ ही खत्म होता है हमारा यह समाचार बुलेटिन। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।